हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सेक्टर में लगभग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 205 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है। बट इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ऐसा नहीं कि ये सब का सेम बिजनेस है। हालांकि ये सारी ड्रग्स बनाती है और उनको बेचती है, बट ये जो पूरी फार्मास्यूटिकल ड्रग डिस्कवरी से लेके जो ड्रग सेलिंग तक की डिफरेंट पूरी सप्लाई चेन होती है, उसमें सबका रोल अलग अलग है। कोई कंपनी खाली एपीआई बनाती है, कोई कंपनी खाली ड्रग फॉर्मुलेट करके सेल करती है, कोई खाली कॉन्ट्रैक्ट पे रिसर्च करती है, कोई खाली कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करती है। तो ये तो सारी कंपनी का थोड़ा अलग अलग रोल है। और इन 205 कंपनीज में अगर हम देखें तो लगभग तो जिन कंपनीज का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी लगभग 45 कंपनीज हैं। तो हम ये सारी 45 कंपनीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नहीं, अलग अलग सारी वीडियोस में एक एक कंपनी को डिस्कस करेंगे। बट वो सब डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो बिजनेस है वो कैसे है, कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं। तो इस सेक्टर का, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का पूरा बेसिक समझेंगे इस वीडियो में। इस सेक्टर की जो लीडर है इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, वो सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब, फिर सिप्ला, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। सबसे पहले कोई भी ड्रग जो होता है उसमें जो मेन होता है वो होता है एपीआई, जो कि उस ड्रग या मेडिसिन में मेन इंग्रेडिएंट होता है जो उस ड्रग को इफेक्टिव बनाता है। तो अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊँ, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्रोसिन, तो क्रोसिन 650 टैबलेट में अगर हम देखें तो इसका कॉम्पोजिशन में क्या है, इस दवाई में पैरासीटामोल 650 mg है। यानी कि इस दवाई में जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन एपीआई है, वो है पैरासीटामोल, जो इस ड्रग को इफेक्टिव बनाता है। और ये जो एपीआई है ये बनता कैसे है, ये बनता है कुछ केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से, जिनको हम लोग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। और ये इंटरमीडिएट्स कौन बनाता है, ये इंटरमीडिएट्स जनरली केमिकल कंपनीज बनाती हैं। कुछ एपीआईज को बनाने के लिए बेसिकली सिंपल इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या फिर जो स्पेशलिटी एपीआईज होते हैं उनको बनाने के लिए स्पेशलिटी केमिकल एज ए इंटरमीडिएट्स यूज़ होता है। तो जो उनको बनाती है वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज होती हैं, और जो नॉर्मल केमिकल बनाती है वो नॉर्मल केमिकल कंपनीज होती हैं। और कुछ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो एपीआई बनाती हैं, वो साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन से वो इंटरमीडिएट भी खुद ही बनाती हैं, जिनसे उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ सके और साथ ही साथ उसको थर्ड पार्टी पे अपने इंटरमीडिएट सप्लाई के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो जो कंपनी सिर्फ इंटरमीडिएट्स बनाती है वो स्पेशलिटी केमिकल्स की कैटेगरी में आती है, वो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में नहीं आती। तो स्पेशलिटी केमिकल्स जो कंपनी बनाती है वो बहुत ही अलग अलग सेक्टर में के लिए स्पेशलिटी केमिकल बनाती हैं। फार्मा भी उनमें से एक सेक्टर है बेसिकली। तो फार्मा कंपनीज़ में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एपीआईज बनाती है और उनको सेल करती है। साथ ही साथ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से एपीआई भी बनाती हैं, साथ ही साथ अपने इंटरमीडिएट्स भी खुद बनाती हैं। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशंस। अब एपीआई तो बन गया, बट एपीआई को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो उसको डोजेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, टैबलेट की फॉर्म में या फिर सिरप की फॉर्म में या फिर कैप्सूल की फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशंस। तो एक फॉर्मुलेशन में 2 या फिर 2 से ज़्यादा एपीआईज भी हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल एपीआई भी हो सकता है। तो फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एपीआईज इनटू कंज्यूमेबल फॉर्म्स लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये निमेड प्लस टैबलेट जो है, इसमें अगर आप देखेंगे हम सोल्ट कॉम्पोजिशन में निम्यूसलाइड 100 mg प्लस पैरासीटामोल 500 mg। तो इसका मतलब है इसमें 2 एपीआई से मिलके ये सोल्ट कॉम्पोजिशन बनाया गया है, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन, जिसमें पहला एपीआई निम्यूसलाइड 100 mg और दूसरा पैरासीटामोल 500 mg। तो इन दोनों को मिक्स करके जो टैबलेट बनी है वो हमारी एक फॉर्मुलेशन बोलते हैं इसको बेसिकली। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाती हैं और अपनी ब्रांड के नाम से उस दवाई को बेचती हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो फॉर्मुलेशंस भी बनाती हैं, साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जो एपीआई उनको चाहिए वो भी खुद से मैन्युफैक्चर करती हैं, जिससे कि थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। और साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन से इंटरमीडिएट्स भी खुद बनाती हैं, जिससे कि सारा जो उनका रॉ मटेरियल है वो इन हाउस बिल्ट हो। फॉर्मुलेशंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जेनेरिक ड्रग्स और एक होते हैं ब्रांडेड ड्रग्स। तो ये दोनों क्या होते हैं, सपोज करो एक कंपनी है, उसने एक्चुअल में रिसर्च करके एक मॉलिक्यूल बनाया, यानी कि एक दवाई बनाई बेसिकली, या एपीआई बनाया एक, और उस दवाई को उसने पेटेंट कराया और अपने ब्रांड नाम से उसने उस दवाई को बेचना शुरू किया। और उस पेटेंट के हिसाब से
उसको 10, 15, 20 साल जितने भी साल का उसको उस पेटेंट का राइट मिला, क्योंकि उसको R&D में उसने उस मॉलिक्यूल की रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा खर्च किया। तो 10, 15, 20 साल के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ वही उस दवाई को बेच सकता है और अपना कॉस्ट जो उसका लगा उसको रिकवर कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास राइट रहते हैं उसको सेल करने के, और वो अपना हिसाब से उसका प्राइस सेट कर सकता है। तो इनको बेसिकली ब्रांडेड ड्रग्स बोलते हैं और ये थोड़े महंगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हाई R&D एंड मार्केटिंग कॉस्ट लगता है, साथ ही साथ सोल्ड अंडर अ प्रोप्राइटर ब्रांड नेम। सपोज करो उस कंपनी का 20 साल का पेटेंट था, जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद क्या करती हैं जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो सिंपली सिमिलर टाइप का ड्रग बनाती है और फिर उसको एक ANDA फाइल करती है FDA के पास, जिसको बोलते हैं एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, फाइल करते हैं कि हम भी सेम मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसकी सेम इफेक्टिवनेस है। तो अगर इनको ANDA का अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद, तो फिर ये भी सिमिलर ड्रग को बना के सेल करने लग जाते हैं। बट क्योंकि इनका जो R&D कॉस्ट है वो काफ़ी कम लगता है, तो इस चलते इनकी जो ड्रग की या फिर दवाई की जो कीमत होती है वो काफ़ी कम रहती है, इसलिए इनको जेनरिक ड्रग्स भी बोलते हैं। और इसके जो इफेक्ट होते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं वो सारे सेम होते हैं। बट ऐसा बाकी कंपनीज तभी कर सकती हैं जब उनका दूसरी ओरिजिनल कंपनी का जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो चुका होता है। जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग का अगर एग्जांपल देखेंगे आप, तो ब्रांडेड ड्रग हो गया क्रोसिन, जिसमें भी पैरासीटामोल होता है, और जो नॉर्मल जेनरिक ड्रग हो गया पैरासीटामोल। जेनरिक ड्रग जो होते हैं वो काफ़ी सस्ते भी आते हैं ब्रांडेड ड्रग से, क्योंकि इन पे R&D में इनको ज़्यादा कॉस्ट खर्च नहीं किया होता है, तो इसलिए सस्ते में दवाइयाँ बेचते हैं। ब्रांडेड क्या है, सोल्ड अंडर प्रोप्राइटरी नेम्स, और जेनरिक क्या है, सोल्ड अंडर जेनरिक और यूनिक नेम्स। और ये चीपर क्यों होते हैं, क्योंकि इस पे R&D कॉस्ट नहीं लगता, लेस मार्केटिंग एक्सपेंस, कंपटीशन भी बढ़ जाता है कि जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हो गया तो बहुत सारी कंपनीज सेम ड्रग बनाने लग जाती हैं, जिससे कि कंपटीशन की वजह से काफ़ी कम प्राइस होता है। तो हमने इंटरमीडिएट्स, APIs, फॉर्मुलेशंस, जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग समझ लिया। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी नया जो ड्रग बनाती है, सबसे पहले क्या होता है, ड्रग की डिस्कवरी होती है। यानी कि कोई भी फार्मा कंपनी अपनी रिसर्च लैब में किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिस्कवरी स्टार्ट करती है। फॉर एग्जांपल एंटी डायबिटीज़ के लिए कोई ड्रग तैयार करने के लिए कंपनी किसी मॉलिक्यूल पे रिसर्च करती है। इसमें बेसिकली साइंटिस्ट लोग बीमारी के लिए ड्रग की डिस्कवरी करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए काम आ सकती है। और जैसे ही वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को या फिर दवाई को डिस्कवर कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए अपना पेटेंट फाइल करा लेते हैं, जिससे और कोई उस ड्रग को बेच नहीं सकता है। तो अभी होता क्या है, कुछ कंपनी क्या करती हैं, ड्रग डिस्कवर भी खुद से करती हैं, उसके बाद API भी खुद से बनाती हैं। वो API बनाने के लिए जो उनको इंटरमीडिएट्स लगता है, या तो वो खुद से बनाती हैं या फिर उसको थर्ड पार्टी से लेती हैं, या फिर हो सकता है जो API उनको लगे उसको भी एक जो API मैन्युफैक्चरर कंपनी है जैसे डिवीज लैबोरेटरीज होगी, तो उससे मैन्युफैक्चर करा लें API, और उसके बाद फॉर्मुलेशन खुद से करें और उसको ड्रग को अपने ब्रांड से सेल करें, या फिर सारा इन हाउस भी कर सकती है कंपनीज। तो वो मैं आपको बाद में एग्जांपल में दिखाऊंगा कि कौन सी इंडिया में कंपनी फॉर्मुलेशन, API, इंटरमीडिएट्स में कौन कौन सा पार्ट खुद कर सकती है, कौन कौन सा पार्ट बाहर से करवाती है। तो यही जो इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में है, वही कंपनीज में मेन डिफरेंस है। तो कुछ कंपनीज क्या होती हैं इसमें, अगर आप देखें क्रैम्स मॉडल पे वर्क करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। कुछ CDMO मॉडल पे काम करती हैं और कुछ CM मॉडल पे काम करती हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में फॉर एग्जांपल सन फार्मा कंपनी है, उसने सिंजीन जो है वो क्रैम्स मॉडल पे वर्क करती है, तो इसने सिंजीन जैसी कंपनी को पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट पे रिसर्च करने को भी दे दिया किसी नए मॉलिक्यूल के लिए, और साथ ही साथ उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी दे दिया कि आप हमारे लिए बीमारी के लिए रिसर्च करो और साथ ही साथ हमें मैन्युफैक्चर करके भी दो ये चीज़। तो क्योंकि इन कंपनी के पास स्पेशलाइज्ड रिसर्च टीम होती है पूरी, और साथ ही साथ इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो रिसर्च करके डेवलप करने का, तो इसलिए लोग ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्रैम्स कंपनी। और ड्रग डिस्कवरी के बाद उसका जो API होता है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उस ड्रग को डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ हो सकता है उसका फॉर्मुलेशन तैयार करके भी उसको कंपनी को दें, सन फार्मा जैसी कंपनी को, जिससे सन फार्मा कंपनी जैसी कंपनी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ जब फाइनली उसके पास पूरी मेडिसिन आती है उसको अपना ब्रांड से सेल करेगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी बड़ा नेटवर्क रहता है, इनके MRs रहते हैं, डॉक्टर से इनका सारा टाई अप रहता है, मेडिकल स्टोर से इनका टाइप रहता है, तो इनका नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी करती हैं बहुत सारे ड्रग्स में कि थर्ड पार्टी से पूरा एंड टू एंड
वो करा ली और फिर अपने नाम से ड्रग को बेचते हैं। इसी में कुछ कंपनीज होती हैं जो CDMO मॉडल पे वर्क करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ड्रग हो सकता है जैसे सन फार्मा कंपनी है, उसने ड्रग की डिस्कवरी कर ली हो पहले ही, तो अब उस ड्रग के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो एक थर्ड पार्टी को उस ड्रग को बनाने के लिए देती है। तो इसमें CDMO जैसी कंपनी उस ड्रग को बनाती है, यानी कि वो ड्रग फॉर्मुलेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसको करती है, या फिर हो सकता है वो API मैन्युफैक्चर भी करके दे, उस दवाई के लिए जो पेटेंट फाइलिंग के लिए रेगुलेटरी सपोर्ट होता है वो सब भी करके दे, या फिर हो सकता है जो कंपनीज ने उनको नया ड्रग डिस्कवर करके दिया वो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए काम इनको दे, जिससे कि ड्रग के जो ऑप्टिमाइजेशन हो सके वो अच्छे से हो सके, यानी कि जो ड्रग के साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम से कम हो सकें, उसको बेसिकली ऑप्टिमाइज़ कर सकें। तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में CDMO मॉडल पे भी वर्क करती हैं, क्योंकि इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो सर्विसेज या फिर वैसी टीम रहती है जो कि पूरा डेवलप करके और मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट को दूसरी फार्मा कंपनीज़ को सेल करती है। बेसिकली इनका B2B टाइप का मॉडल होता है। और फिर कंपनी ऐसे भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप की भी कंपनी हो सकती है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर करें। और एग्जांपल एक सपोज करो एक कंपनी है जिसका काम ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की कंपनी है जो सिर्फ R&D करती है, और उन्होंने R&D करके एक नया मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया, बट उनके पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं है कि जिससे उस ड्रग को बल्क में प्रोड्यूस कर सके और साथ ही साथ उसको बेच सके। तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए थर्ड पार्टी को दें, जिससे वो उनके लिए उस ड्रग को कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करे और एक लार्ज स्केल में उसको प्रोडक्शन करके पैकेजिंग करके सब कुछ दे, जिससे कि ये लोग उसको सेल कर सकें। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके ये सब डिफरेंट मॉडल्स भी हो सकते हैं। तो इन तीनों मॉडल के अगर मैं आपको बेसिकली डिफरेंस समझाऊं तो CDMO मॉडल में डेवलपमेंट प्लस मैन्युफैक्चरिंग की एंड टू एंड सर्विस दी जाती है। क्रेम्स में साथ ही साथ रिसर्च का पार्ट भी ऐड हो जाता है। क्रेम्स कंपनी आपके लिए रिसर्च भी करके देगी, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट सब करके देगी। उसके बाद सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्योर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी हो सकती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रग को बल्क में प्रोड्यूस करके कंपनी आपको देगी। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो व्हेन टू चूज़ व्हाट, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो CDMO कब इफेक्टिव होता है, जब आपको बेस्ट फॉर एंड टू एंड ड्रग डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी कि एक बायोटेक स्टार्टअप है, उसने डेवलप किया एक नया मॉलिक्यूल बट वो लैक करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को, तो वो पार्टनर कर देते हैं एक CDMO को, जिससे कि वो ड्रग को रिफाइन और मैन्युफैक्चर कर सके। क्रेम्स का एग्जांपल क्या है, एक फार्मा कंपनी आउटसोर्स करती है अर्ली ड्रग डिस्कवरी टू अ क्रेम्स पार्टनर अलोंग विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ APIs और फॉर्मुलेशन। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक बिग फार्मा कंपनी बल्क प्रोडक्शन का टैबलेट का थर्ड पार्टी को जो कि उस मॉलिक्यूल को बनाने में एक्सपर्ट हो उसको दे सकती है। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं बेसिकली वो मेनली इन्हीं बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है। या तो हो सकता है वो इंटरमीडिएट और APIs बनाए या फिर फॉर्मुलेशंस बनाए सिर्फ, या फिर सिर्फ ड्रग डिस्कवरी करके देती हो, या फिर क्रेम्स के मॉडल पे काम करती हो, या फिर CDMO या फिर CM में से किसी एक मॉडल पे काम करती हो। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो सन फार्मा का अगर हम बिज़नेस मॉडल देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है 95% बिजनेस सन फार्मा का फॉर्मुलेशंस बना के बेचने से आता है, क्योंकि अपने फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो ये उन फॉर्मुलेशन के लिए जो API इनको लगता है उसको भी खुद ही बना देते हैं, और जो एक्सेस में बन गया उन APIs को ये लोग बेचते भी हैं दूसरी कंपनीज़ को जिनको उन APIs की रिक्वायरमेंट है। तो 5% इनका बिजनेस API सेल करने से भी आता है। वहीं पर अगर आप डॉक्टर रेड्डी का देखेंगे तो 83% बिजनेस इनका फॉर्मुलेशन से आता है और 14% API सेल करने से आता है। ग्लैंड फार्मा का अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा का जो 95% बिजनेस है ये लोग इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि जो ऐसी मेडिसिन है जो इंजेक्टेबल के थ्रू वीन्स में दी जाती हैं उनको ये जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे बना के सेल करती है। अगर आप देखेंगे JB केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी का देखेंगे तो इनका जो बिज़नेस है अपने फॉर्मुलेशन सेल करने से 85% का बिज़नेस आता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करते हैं 13% बिज़नेस वहाँ से आता है, और 2% बिज़नेस API सेल करने से आता है। वहीं अगर जुबिलेंट फार्मा होगा आप देखेंगे तो रेडियो फार्मा कंपाउंड सेल करने से इनका 47% बिज़नेस आता है। बाकी स्टेराइल इंजेक्टेबल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ से इनका 18% का बिज़नेस आता है। साथ ही साथ ये ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से इनका 15% के आसपास का बिज़नेस आता है। सुवेन फार्मा को आप देखेंगे अगर तो ये CDMO लीडर टाइप की कंपनी है। इसका जो
68% बिजनेस आता है वो CDMO सर्विसेज प्रोवाइड करने से आता है। 23 बिजनेस इसका स्पेशलिटी केमिकल सेल करने से आता है और बाकी फॉर्मुलेशन और अदर सर्विसेज इनका लगभग 9% का बिजनेस आता है। वहीं लोरस लैब्स का अगर आप देखेंगे तो CDMO बिजनेस से इनका 36% आता है, API से 43% का बिजनेस आता है और बाकी फॉर्मुलेशन से 20% का। सिंजीन जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस टाइप की कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जितनी भी ये कंपनीज हैं सारी 100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट वाली लगभग 44 कंपनीज हैं। तो मैं अपनी वीडियोज़ में एक एक करके सारी कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा का लगभग 11,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद पीयर सेक्शन में अगर सिप्ला का देखें तो सिप्ला का प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट चल रहा है इसका। उसके बाद मैनकाइंड फार्मा का अगर देखें तो इसका भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी का इसका भी हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है। तो हर एक जो फार्मा कंपनी है वो आज की टाइम पे एकदम बेहतरीन कर रही है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। तो हम एक एक करके सारी फार्मा कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे। इनका सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसके बाद इनकी फाइनेंशियल एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर इनका टेक्निकल चार्ट देखेंगे। जैसे कि सन फार्मा का अगर हम देखें तो ये अच्छा तो कर रही है, बट साथ ही साथ क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है? अगर हम देखें यहाँ पे तो अच्छा करने के साथ साथ इसका प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे है। तो हमें इसकी वैल्यूएशंस भी एनालाइज करनी पड़ेगी। तो एक एक करके हम लोग सारी कंपनी का वो करेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे किस कंपनी में कितनी अपॉर्चुनिटी है, और जिस कंपनी की वैल्यूएशंस हाई रहेंगी उसको भी हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। जिससे फॉर एग्जांपल सन फार्मा अगर हमें लगता है कि अगर 1200 के आसपास इसका प्राइस आ जाए तो हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, तो हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में इसका लगभग 1200 का ट्रिगर पॉइंट लगा के रखेंगे, जिससे कि ये स्टॉक जैसे ही 1200 के आसपास आ जाए तो हमें पता चल सके और फ्यूचर में हम लोग कोई मौका मिस ना कर दें इस स्टॉक में एंट्री लेने से। तो ये सब करने से पहले हमको हर एक कंपनी का जो बिज़नेस है वो थोरोली समझ में आना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि वो मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करती है। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसा है वो API लीडर है इंडिया में, कुछ है जो सिर्फ फॉर्मुलेशंस बना के बेचने के काम में लीडर है, कुछ है जो स्पेशलिटी केमिकल बनाने में लीडर है। तो वो सब हमें हर एक कंपनी का स्टडी करना है। तो मैं अगली वीडियो में सन फार्मा इंडस्ट्री या फिर नाटको फार्मा कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा और फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है क्या अभी, और इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, इसकी वैल्यूएशंस करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई है या नहीं। तो वो सारी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या किसी कंसेप्ट में आपको क्लियरिटी नहीं मिली है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।